मैं डॉक्टर राधा मोहन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जीबी कॉलेज रामगढ़, कैमूर में कार्यरत हूँ। आज हम लोग बीकॉम पार्ट थर्ड के 7th पेपर ITA इनकम टैक्स एंड टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग आज एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्यतया कृषि कार्य करने से होने वाली उपज से जो आय होती है वह कृषि आय कहलाती है। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 10(1) के अनुसार कृषि आय पर कर नहीं लगता है। फाइनेंस एक्ट 1973 के अनुसार एक व्यक्ति एवं हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा दिए आयकर की गणना करते समय कुल आय में शुद्ध कृषि आय को शामिल करके एक विशेष तरीके से आयकर की गणना की जाती है। अब एक सामान्य बात है कि एग्रीकल्चरल इनकम क्या है। पहले तो यह हम जानेंगे कि किसे एग्रीकल्चरल इनकम कहेंगे, किस तरह की जमीन से होने वाली आय एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगी। तो इस संबंध में नियम है, कहता है कि भाई जो निम्न शर्तें पूरी करने पर ही भूमि से आय कृषि आय मानी जाती है। पहला, भूमि भारत में स्थित हो, भारत से बाहर रहने पर यह कृषि आय नहीं मानी जाती है। दूसरा है, भूमि का प्रयोग किसी कार्यों के लिए होना चाहिए, अर्थात भूमि को जोतना, पानी देना, बीज बोना आदि क्रियाएं की जानी चाहिए। अतः भूमि पर स्वतः उग आई घास या पेड़ को बेचने से होने वाली आय कृषि आय नहीं कहलाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि भूमि पर कृषि कार्य होना चाहिए। अगर कृषि कार्य करने से जो भी उपज होगी उस उपज को ही कृषि आय माना जाएगा। तीसरा, भूमि से आय प्राप्त करने वाले का भूमि में हित भी होना अनिवार्य है, अर्थात तैयार फसल को खरीद कर बेचने वाले की आय कृषि आय नहीं मानी जाएगी। लेकिन भूमि में हित का अर्थ हुआ कि वह स्वयं खेती किया हो, उसने स्वयं कृषि कार्य किया हो या किराए पर दिए गए व्यक्ति ने कृषि कार्य किया हो। तो इसमें दो बातें ध्यान देनी होंगी, या तो भूस्वामी द्वारा कृषि कार्य किया गया हो या किराए पर जिसे दिया गया है उसके द्वारा कृषि कार्य किया गया हो। अगर उससे जो उपज होगी तो वह एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। अन्यथा यदि कोई व्यक्ति खड़ी फसल को खरीद लेता है और खरीद करके इसको बेचता है तो उससे होने वाली आय एग्रीकल्चरल इनकम के अंतर्गत नहीं आती। अगला, कृषि से होने वाली प्रत्यक्ष आय ही कृषि आय मानी जाती है। कृषि से अप्रत्यक्ष आय कृषि आय नहीं है। उदाहरण के रूप में कृषि फार्म के मैनेजर का वेतन, और उसमें जो कृषि फार्म में जो मैनेजर रहेगा उससे जो वेतन मिलेगा उसकी जो आय होगी वह इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत चली जाएगी। उसी तरह से कृषि कार्य में लगी कंपनी से प्राप्त लाभांश, ये सब कृषि आय नहीं है। तो छात्रों, आपने समझा कि कृषि आय किसे कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम।
कृषि आय कितनी प्रकार होते हैं। तो पहला कहा था कि भूमि से प्राप्त किराया। जब भूमि का स्वामी कृषि कार्य में उपयोग करने के लिए भूमि का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है तो उसके बदले में मिलने वाला किराया कृषि आय माना जाए। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि लोग स्वयं कृषि कार्य करने में सक्षम ना हो तो वे अपनी जमीन को लगान, मालगुजारी या रेंट, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है, तो उस पर दे देते हैं दूसरे को। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उससे जो प्राप्त होने वाला किराया है वह एग्रीकल्चरल इनकम की कहलाएगा। दूसरा हो गया कृषि कार्यों से आय। कृषि भूमि के स्वामी अथवा कृषि भूमि के किराएदारों को या उस कृषि भूमि में हित रखने वाले व्यक्ति को कृषि क्रिया करने पर प्राप्त होने वाली आय कृषि आय कहलाती है। जैसा कि हम लोग पूर्व में भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि स्वतः अगर कोई पेड़ या घास या कोई ऐसी चीज उग जाती है जमीन पर और उसको बेच करके यदि कोई आय प्राप्त होती है तो वह कृषि आय के अंतर्गत नहीं रखी जाएगी, वह अन्य साधनों से आय में चली जाएगी। तीसरा है कृषि उपज को विक्रय योग्य बनाने वाली क्रिया से आय। अब बहुत सी ऐसी कृषि क्रियाएं हैं या खेती की जो हमारी उपज है वह उपज इस तरह की होती है कि वह अपने आप विक्रय योग्य नहीं बन पाती, एक तरह से कच्चे माल के रूप में प्राप्त होती है खेतों से और उसे बिक्री योग्य बनाया जाता है। तो इसमें है कि कृषि की भूमि के मालिक अथवा किराएदार कृषि उपज को बाजार में बेचने योग्य बनाने के लिए किए गए कार्य से प्राप्त होने वाली आय जो है वही कृषि आय कहलाएगी। उदाहरण स्वरूप कृषक द्वारा गेहूं, चना आदि फसलों को बिक्री योग्य बनाने के लिए उसमें से भूसे को अलग करना पड़ता है या कपास को ओटकर रुई निकाला जाता है। तो इससे जो प्राप्त होने वाली आय है वह कृषि आय मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, कृषि उपज को बेचने से प्राप्त आय। किसान द्वारा उत्पादित अनाज को दुकान लगाकर बेचने से प्राप्त आय भी कृषि आय की श्रेणी में आता है। परंतु यदि कृषक दूसरे का माल खरीद कर विक्रय करता है तो वह कृषि आय नहीं मानी जाएगी। इसको हम इस रूप में समझें, जैसे कभी कभी होता है कि किसान को अपनी उपज का अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में वह स्वयं बाजार में बैठ करके उसे बेचने का प्रयास करता है। तो यदि अपने भूमि में अपने द्वारा उत्पादित फसल को वह बेच रहा है तो उससे जो होने वाली आय है, भले ही उसमें नफा भी हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है कि वह थोक रेट में बेचता तो उसे कम आय प्राप्त होती, लेकिन मार्केट में गया तो मार्केट में उसे अधिक आय प्राप्त हो रही है। तो यह कह करके कि नहीं आप इसमें प्रॉफिट कमाए हैं, इसे कृषि आय न माना जाए यह उचित नहीं है, इसलिए उसको माना गया है कि हाँ वो कृषि आय है। लेकिन वही व्यक्ति अगर अपने खेत में उपजी फसल के अतिरिक्त दूसरे की फसल लेकर के बेचेगा तो उससे होने वाली आय कृषि आय नहीं कहलाएगी, क्योंकि वह लाभ के उद्देश्य से खरीदा गया है। तो वह एक तरह से व्यापार हो गया, इसलिए उसको कृषि आय नहीं मानेंगे।
नेक्स्ट, कृषि भवन से प्राप्त आय। खेत में या खेत के बगल में मकान से प्राप्त आय कृषि आय तब माना जाता है जब उस मकान का स्वामी अथवा भूमि का किराएदार तथा यह मकान उसके उपयोग में लाया जा रहा है। कहने का अर्थ है कि अगर वह व्यक्ति उस मकान में स्वयं रहता हो या जो व्यक्ति उसके भूमि पर खेती कर रहा है, किराए के रूप में भूमि को लिए हुए है, अगर वह रहता है, अगर स्वयं रहता है, तो वह जो है कृषि आय मानी जाएगी। अन्य भी शर्तें हैं कुछ इसके अतिरिक्त। यह मकान कृषि भूमि पर अथवा उसके बिल्कुल निकट है, वह इस मकान को अपने रहने अथवा भंडारण के रूप में प्रयोग कर रहा है, या मकान की भूमि पर लगान या स्थानीय कर लगता है। यदि उस भूमि पर लगान या स्थानीय कर नहीं लगता तो भूमि गैर शहरी क्षेत्र में स्थित होनी चाहिए, या भूमि नगर पालिका या छावनी बोर्ड में स्थित है तो वहां की आबादी 10,000 से कम होनी चाहिए। ऐसी ही स्थिति में यह छूट मिलती है। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की जो कृषि आय की गणना करने में सहायक होते हैं। इसमें पहला बिंदु है कि भारत में स्थित कृषि भूमि से किराया या लगान की आय की गणना यह मानते हुए की जाएगी मानो यह अन्य साधनों से आय। दूसरा, खेत के मकान से आय की गणना मकान संपत्ति से आय के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। तीसरा, किसी अन्य कृषि उत्पाद या अन्य कृषि आय की गणना व्यापार अथवा पेशे के लाभ के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। चौथा, यदि करदाता अपनी कृषि आय पर राज्य सरकार को कर देता है तो उसे इसकी कटौती मिलेगी। पांचवा, यदि कृषि आय की किसी स्रोत से हानि है तो इसकी पूर्ति कृषि आय के किसी अन्य स्रोत से पूर्ति की जा सकती है। छठा, यदि ओएपी या एओपी अथवा बीओआई को कृषि कार्य से हानि है, एओपी या बीओआई को कृषि कार्य से हानि है तो सदस्य इसकी पूर्ति अपनी किसी कृषि आय से नहीं कर सकते। सातवां, यदि किसी कर निर्धारण वर्ष में कृषि से हानि है तो इसकी पूर्ति अगले 8 कर निर्धारण वर्षों में कृषि आय से की जा सकती है। आठवां, यदि किसी वर्ष कृषि से शुद्ध आय की अपेक्षा शुद्ध हानि है तो उस वर्ष कृषि आय शून्य मानी जाएगी। अब जब कृषि आय की चर्चा हम लोग कर चुके तो अब चर्चा करेंगे कि गैर कृषि आय, भूमि से संबंधित गैर कृषि आय क्या होती है। तब हमारा और क्लियर हो जाएगा कि कृषि आय किसे कहेंगे। तो हम अब चर्चा करेंगे नॉन एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड। निम्न प्रकार की आय यद्यपि जमीन से संबंधित हैं परंतु एक कृषि कार्यों से उत्पन्न न होने के कारण कृषि आय नहीं मानी जा सकती। पहला, हाट बाजारों से होने वाली आय। अब मान लीजिए कृषि योग्य भूमि पर हम बाजार लगवाते हूं या हाट लगवाते हूं तो उससे जो आय होगी वह कृषि आय नहीं मानी जाएगी। दूसरा, पत्थरों की खानों से होने वाली आय। अगर हमारी जमीन में कोई खान खनिज मिल जाए
तो उससे होने वाली आय कृषि आय नहीं कहलाएगी। या खानों की रॉयल्टी से आय, उससे अगर हमको रॉयल्टी प्राप्त होती है तो वह उस रॉयल्टी को हम कृषि आय नहीं कह सकते। कृषि उपज को संग्रहित करने के लिए भंडार के रूप में प्रयोग में लाई हुई भूमि से आय। नेक्स्ट, सिंचाई के लिए पानी देने से आय। उदाहरण, सिंचाई के लिए उदाहरण करो, हम ट्यूबवेल लगाए हैं, अपनी खेती करने के लिए हम ट्यूबवेल लगाते हैं कि हम अपने खेतों की सिंचाई करेंगे। और यदि हम अन्य लोगों को भी सिंचाई के लिए पानी देना शुरू करते हैं और उससे कोई आमदनी होती है तो उसको हम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं कहलाएगा। इसके अलावा मछली क्षेत्रों से होने वाली आय, अगर मछली पालन हम कर देते हैं अपने खेत में तालाब बना करके, या उस मिट्टी की आय जो ईंट बनाने के लिए बेच दी गई हो। उसी तरह से कृषि फार्म की मैनेजर को मिलने वाला पारिश्रमिक, जिसकी चर्चा हम पीछे भी कर चुके हैं। नेक्स्ट, कृषि कार्य में लगी हुई कंपनी से लाभांश की आय। नेक्स्ट, खड़ी फसल के क्रेता को आय, इसकी भी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। डेयरी फार्म, मुर्गी पालन आदि से आय, या कृषि भूमि के किराए पर बकाया रखने से, बकाया पर ब्याज से आय। तो यह जो है, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होगा कि ये एग्रीकल्चरल इनकम नहीं माने जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि अब हम लोग इस बात को पूरी तरह समझ गए कि एग्रीकल्चरल इनकम किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि कुछ ऐसी आय होती है जो कि कुछ तो उसमें कृषि आय मानी जाएगी, खेतों से संबंधित थी, और कुछ को कृषि आय नहीं माना जाएगा। इसे हम इनकम टैक्स की भाषा में कहते हैं पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम। कभी कभी आय मिश्रित होती है, जो अंशतः कृषि आय होती है तथा अंशतः गैर कृषि आय होती है। गैर कृषि आय के अंश की गणना करने के लिए करदाता द्वारा दी हुई ऐसी कृषि उपज का बाजार मूल्य घटा दिया जाएगा, परंतु इस संबंध में कृषि करने का कोई व्यय नहीं घटाया जाएगा। अब बाजार मूल्य का आशय हमें समझना होगा। इसके लिए तो बाजार मूल्य का आशय है कि यदि वह कृषि उपज साधारणतया बाजार में बिकती है तो गत वर्ष में उसका औसत मूल्य, और बी, यदि वह कृषि उपज साधारणतया बाजार में नहीं बिकती है तो निम्न का योग उसका बाजार मूल्य माना जाएगा। पहला, उपज करने के व्यय। दूसरा, जिस भूमि पर वह उपज की गई है उसका लगान अथवा किराया। और तीसरा, उचित लाभ जो कर निर्धारण अधिकारी की सम्मति में उचित हो। अब इसे हम उदाहरण के रूप में इस प्रकार समझ सकते हैं कि ऐसे चीनी के कारखानों की आय जो अपने स्वयं के खेतों पर गन्ना पैदा करके चीनी बनाते हैं, अंशतः कृषि आय मानी जाती है। गन्ना साधारणतया बाजार में बिकता है। कृषि आय का अंश कुल आय में से पृथक करने के लिए गन्ने का औसत बाजार मूल्य खर्चे के रूप में घटा दिया जाता है। गन्ना पैदा करने के व्ययों पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसके बाद करेंगे हम बात कि इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी।
चाय के उत्पादन एवं निर्माण से आय। भारत में चाय उगाकर एवं उसका निर्यात करके बेचने से होने वाली आय का 60% भाग कृषि आय मानी जाती है और 40% व्यवसायिक आय मानी जाती है। अब उसमें चूंकि ज्यादा लाभ की संभावना रहती है, इसलिए इस तरह का किया गया है। इसके अलावा कॉफी के उत्पादन एवं निर्माण से आय। करदाता द्वारा भारत में कॉफी उगाकर एवं उसको संसाधित करके बेचने से होने वाली आय का 75% भाग कृषि आय मानी जाती है और 25% भाग व्यवसायिक आय मानी जाती है। अब नेक्स्ट, करदाता द्वारा भारत में कॉफी उगाकर उसको संसाधित करके या भून करके, रोस्ट करके एवं पीस करके बेचने से होने वाली आय का 60% भाग कृषि आय मानी जाती है तथा 40% भाग व्यवसायिक आय मानी जाती है। उसी तरह से हम बात करें रबर के उत्पादन और उससे विनिर्मित लेटेक्स या सीनेक्स से आय, तो करदाता द्वारा भारत में उगाई गई रबर से तथा उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत अपकेंद्रित लेटेक्स या सीनेक्स के विक्रय से होने वाली आय का 65% भाग कृषि आय मानी जाएगी और 35% व्यवसायिक आय मानी जाती है। तो हम लोग आज कृषि आय के बारे में हम लोग अध्ययन किए और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा अध्याय शुरू करेंगे।